प्रयास करते हैं। तो देखिए, एक लीडर का यही काम होता है कि किस तरह से जमीनी स्तर के लोगों को अपने साथ जोड़े, और यहाँ पर जो आज़ाद लगातार काम कर रहे हैं कि दलित वोट बैंक तो उनके साथ। लेकिन इसी बीच में देखा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी के तहत कई सीटें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, चाहे मीरापुर विधानसभा सीट हो, चाहे कटहरी विधानसभा सीट। पार्टी के खेमे में जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि पीडीए का नारा जो था अखिलेश यादव की तरफ से, और जो सीट आवंटित की गई, जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा जा रहा है, नगीना से सांसद बनने के बाद आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण सूबे में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से चंद्रशेखर रावण ने पहली बार उपचुनाव में दांव आजमाया है, क्या लोकसभा चुनाव की तरह बाजी मारते हुए नजर आएंगे और किस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे चंद्रशेखर रावण, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सपा 37 सीटें जीतने के बाद लीड करती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बीच अंतर्कलह का फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या चंद्रशेखर रावण यहां से सीटें जीतकर विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां करते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे न्यूज रूम के सहयोगियों से जानेंगे कि चंद्रशेखर रावण की उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ भूमिका रहने वाली है। सबसे पहला सवाल अमन सर से लेंगे। अमन सर, क्या कुछ लगता है, जिस तरह से चंद्रशेखर रावण नगीना से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, वहां से बड़ी जीत दर्ज की, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है जिस तरह से चंद्रशेखर रावण अब उपचुनाव में मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने में यहाँ पर काबिलियत हासिल करेंगे? देखिए, पहली बात तो मायावती का खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो मायावती का भी कब्जा है, आज़ाद का भी कब्जा है, दोनों तरफ खींचातान है। क्योंकि अब ज़मीनी स्तर पर अगर बात करें, जो दलित समुदाय के लोग आते हैं वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई अब हमें आज़ाद की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि आज़ाद लगातार एक्टिव हैं। वही मायावती जिस तरह से एक बार फिर दमखम दिखा रही हैं, उनके भतीजे आकाश आनंद लगातार मोर्चा संभाल रहे हैं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर अपने आप को लगातार कह सकते हैं कि जो राजनीतिक समीकरण है उसमें बेहतर जो लगातार बनाते हुए चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि एक सीट जीतने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो आत्मविश्वास है, वो लगातार ऊपर कह सकते हैं चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अब देखिए, 10 सीटों की बात करें, जाहिर बात है, चाहे वो मिल्कीपुर हो, चाहे वो मिर्ज़ापुर की सीट हो या फिर कोई और सीट हो, लगातार आज़ाद जो है वहाँ पर अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहाँ पर जाते हैं, रैलियाँ करते हैं और एक तरीके से लोगों को अपनी तरफ रिझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एक लीडर का यही काम होता है कि किस तरह से जमीनी स्तर के लोगों को अपने साथ जोड़े, और यहाँ पर जो आज़ाद लगातार काम कर रहे हैं कि दलित वोट बैंक तो उनके साथ है ही, लेकिन साथ में मुस्लिम वोट बैंक को भी अपने साथ में साधने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर मायावती की जो पार्टी है उसके अंदर खलबली मची हुई है कि अगर दलित वोट बैंक तो लगातार आज़ाद की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अगर ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक भी उनकी तरफ चला जाता है तो यहाँ पर आज़ाद जो है वो BSP को एक तरफ कर सकते हैं, और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम कर सकती है। जी बिल्कुल। तब ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी BSP को एक तरफ करने के बाद अपनी पार्टी का वर्चस्व कायम करती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि देखा जा रहा है, जब से आज़ाद नगीना से सांसद बने हैं तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दलितों की, मुस्लिमों की राजनीति करते हुए नजर आते हैं, उनके हित में बात करते हुए नजर आते हैं, उनके लिए तमाम मुद्दे संसद में उठाते हुए नजर आते हैं। अगला सवाल नाजवीन से लेना चाहेंगे। नाजवीन, क्या कुछ लगता है, जिस तरह से दलितों और मुस्लिमों के मुद्दे को उठाते हुए चंद्रशेखर रावण संसद में भी नजर आते हैं और तमाम मंचों पर नजर आते हैं, तो क्या लगता है, क्या दलितों और मुस्लिमों को साध कर मायावती का खेल बिगाड़ने में कामयाब होंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि मायावती भी अपनी पार्टी के तहत उपचुनावों में उतरती हुई नजर आएंगी, और पहली बार देखा जा रहा है कि उपचुनावों में भी मायावती ने ऐलान कर दिया है कि 10 की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, यानी कि 10 विधानसभा सीटों का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में देखा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी के तहत कई सीटें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, चाहे मीरापुर विधानसभा सीट हो, चाहे कटहरी विधानसभा सीट हो, चाहे मिल्कीपुर विधानसभा सीट या फिर कुंदर की विधानसभा सीट। यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के जरिए तमाम वर्गों को साधने की कवायद में चंद्रशेखर आज़ाद नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना लोकसभा सीट जीत ली, उसके बाद देखा जाए तो पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता है जो चुनावी मैदान में अपने दम पर चुनाव जीतता हुआ नजर आए। इसलिए देखा जाए तो हर जगह चंद्रशेखर आज़ाद नजर आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की मौजूदगी लोकसभा में भी हम देखते हैं कि वो दलितों के मुद्दों को उठाते हैं। यहाँ पर किस तरीके से जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उसी
मुद्दे को उठाते हुए भी नजर आते हैं। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने चेहरे के बलबूते पर उपचुनाव में भी अपनी पार्टी को चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस आधार पर कहा जा रहा है कि अब सेंधमारी दलित वोट बैंक में तो होगी, साथ ही साथ मायावती जिनके बलबूते पर सत्ता कायम करने की बात करती हैं, जो लगातार कहती हैं कि किसी भी गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, हरियाणा में जाकर गठबंधन कर लेती हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान कर देती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कितने राज्यों में मायावती के जरिए चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन एक सीट भी मायावती ने नहीं निकाली। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि मायावती का जनाधार न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि कई राज्यों में भी सिमटता हुआ नजर आ रहा है और इसका फायदा चंद्रशेखर आज़ाद बखूबी उठाते हुए नजर आए हैं। और आने वाले वक्त में भी वो चंद्रशेखर आज़ाद मायावती को लेकर ये भी बात कहते हैं कि अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए और अपनी पार्टी की जिम्मेदारी यहाँ पर दावा करते हैं कि या तो उन्हें दे देना चाहिए या तो उनके भतीजे आकाश आनंद को दे देना चाहिए। तो अब ऐसे में देखा जाए तो आकाश आनंद वैसे ही यहाँ पर पार्टी के उत्तराधिकारी बनाए गए हैं। अब इस बीच में मायावती का कद लगातार कम हो रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का बढ़ रहा है। इस आधार पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उपचुनावों में भी मायावती चंद्रशेखर आज़ाद से पिछड़ती हुई नजर आए। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव नगीना से जीतने के बाद जिस तरह से चंद्रशेखर रावण का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब मायावती के लिए एक वो खतरा बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो अब अगला सवाल और आखिरी सवाल दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, क्या कुछ लगता है जिस तरह से चंद्रशेखर रावण नगीना से सीट जीत दर्ज करते हैं और उसके बाद अब उपचुनाव में ताल ठोकते हैं, तो मायावती का भविष्य कितना खतरे भरा रह सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जिस तरह से चंद्रशेखर रावण उनका वोट बैंक खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है आपको मायावती का क्या कुछ रहने वाला है आगे? देखिए, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती का जो वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ और अब हाल ही में जो 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें जो मायावती का वोट बैंक था वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खेमे में जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि पीडीए का नारा जो था अखिलेश यादव की तरफ से और जो सीट आवंटित की गई, जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसमें आप अयोध्या की सीट को देखिए जहाँ से दलित उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया, बड़ी जीत दर्ज की गई। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव किस तरीके से रणनीतियां तैयार कर रहे हैं सत्ता में वापसी करने के लिए, क्योंकि बड़ा मुद्दा हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर लिया है। अब उस मुद्दे के खिलाफ जिस तरीके से रणनीतियां बनाई जाए कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मायावती कोई बड़ा करिश्मा उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले वक्त में कर पाएंगी, क्योंकि आकाश आनंद की जो ताजपोशी उन्होंने की है वो भी यहाँ पर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो अपरिपक्व दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में चंद्रशेखर आज़ाद की कोशिशें यही रहेंगी कि लोकसभा की एक सीट जीतने के बाद अब विधानसभा में भी अपने संख्या बल की मौजूदगी दर्ज करवाई जाए और उसी आधार पर वो अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। जाहिर तौर पर यहाँ पर मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही विचारधारा और जिस तरीके से अम्बेडकरवाद का जो एक झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं उसी के आधार पर दलित वोट बैंक उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में दलित वोट बैंक आजाद को यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा ये सपोर्ट क्या उपचुनाव में रंग लाता हुआ नजर आएगा, क्या आजाद यहाँ से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब रहेंगे, और अगर यहाँ से ज्यादा सीटें निकाल लेते हैं तो विधानसभा चुनाव 2027 के लेके क्या कुछ रणनीतियां आजाद बनाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि कितनी सीटें आजाद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में निकाल सकते हैं, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।